हेलो बच्चों, शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर सिविक्स का फेडरलिज्म। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल फोकस बना के रखना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस आज तो फाड़ ही देना है फेडरलिज्म और सिविक्स वगैरह। ठीक है, तो फटाफट बात करते हैं फेडरलिज्म की। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग देखा था। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग गलत लाइन बना दी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अप फ्रॉम डाउन होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, बाकी देशों में लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता। जनरली फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म इज शेयरिंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, कंट्री टू कंट्री जो पावर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में जब पावर शेयरिंग होती है उसको फेडरलिज्म कहते हैं। जनरली फेडरलिज्म में 2 लेवल्स होते हैं, जिसमें एक होती है फॉर गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी होती है गवर्नमेंट फॉर द रीजनल यानी प्रोविंशियल लेवल, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे देशों में ये फेडरलिज्म का सिस्टम है। इंडिया में एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसको हम बोलते हैं क्या? लोकल गवर्नमेंट। ये इंडिया का अपना इनोवेशन है। इसके अलावा ऐसे देश जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनी मतलब वन। ठीक है, यूनी मतलब वन होता है, तो सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। देयर इज़ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा जनरली कुछ छोटे देशों में होता है, और जनरली जहाँ पर बड़े जो देश होते हैं वहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है, जहाँ पर बहुत सारी एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये सब ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इस जो सिस्टम है गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे इंडिया में थर्ड लेवल है लोकल गवर्नमेंट, है ना, तो ये हो गया। हर सरकार का अपना एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। अपना एरिया ऑफ कंट्रोल मतलब जैसे हर कुत्ते का इलाका होता है ना, एक समझ लो सिंपल भाषा में, वैसे ही हर गवर्नमेंट का अपना एक इलाका होता है जिसके अंदर वो रूल करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना इलाका होता है। यूपी का अपना अलग इलाका होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट का अपना अलग इलाका होगा, असम गवर्नमेंट का अपना अलग होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना अलग इलाका होगा, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन ओवरऑल जो टोटल जो इलाका होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें इलाके की बात नहीं होती, इसमें एक्चुअली बात होती है डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स कह सकते हैं कि किन चीज़ों में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी, किन में स्टेट गवर्नमेंट। सो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। रूल तो सेम ही सिटीजन को करते हैं, बट दे हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन। तो इलाका मतलब जुरिसडिक्शन। ठीक है, जुरिसडिक्शन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौन किस पर रूल करेगा, कौन किन पर लॉ बनाएगा, वो अलग अलग होता है। इसके अलावा दीज जुरिसडिक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी ये जो पूरा इलाके का सिस्टम है ऐसा नहीं मुजवानी नहीं है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बाइज्जत लिखी हुई हैं। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसके अलावा फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी जो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। यूनि मतलब वन, अकेले के दम पर। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सब सिस्टम बना है ना फेडरलिज्म का, ये जो फेडरल सिस्टम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आकर अपने फ़ायदे के लिए चेंज नहीं कर सकती है। इसको अगर चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बैठकर इसमें कोई भी जो चेंज करना होगा वो चेंज करेंगी। अपने लेवल पर अकेले के दम पर आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिफ्थ, कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो वो कौन, उसको उसमें एम्पायर कौन बनेगा, जज कौन बनेगा? हाईएस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी टैक्सेशन का जो सोर्स है, कहाँ से टैक्स आएगा। ठीक है, कौन, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो बेसिकली, जैसे तुमने देखा होगा जीएसटी के 2 पार्ट्स होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी का पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी का पार्ट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। वही चीज़ है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी जो टैक्सेशन किसको, कितना पैसा किस सरकार को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कितना जाएगा, वो सब क्लियरली बता रखा है. सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड
टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि फाइनेंशियल डिपेंडेंस ना हो, क्योंकि जब पैसे की डिपेंडेंस होती है तो यार सुनना पड़ता है ना बात, ये होता है। ठीक है, और सातवां जो चीज़ है वो ये है कि द फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव है। लास्ट जो ऑब्जेक्ट फीचर है वो बताता है कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव, पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, इससे देश की यूनिटी बनती है। अगर आप पावर शेयरिंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देते हो, तो इससे यूनिटी बनती है। दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी रीजनल डाइवर्सिटी हमारे देश में अलग अलग, देखो कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर कोस्टल रीजन्स हैं, कहीं पर यानी तमिल लोग रहते हैं, कहीं पर मराठी लोग रहते हैं, कहीं पर गुजराती लोग रहते हैं, कहीं पर आसामी लोग रहते हैं। तो इससे ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है, ये एक तरीके से पावर शेयरिंग करने से एक पूरे देश में एक फैमिली की तरह एडजस्टमेंट कर सकता है। आपने उनकी सुनी, थोड़ी उन्होंने आपकी सुनी, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल, एक मिक्स मैच हो जाता है, आराम से आप रह सकते हो। ठीक है, इसी को बैलेंस ऑफ पावर्स बनाने का कहते हैं। फेडरलिज्म एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर्स बनाता है। अब दो तरीके के बैलेंस ऑफ पावर्स बनते हैं इसमें, या फेडरलिज्म के तरीके होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग नाम से ही पता लग रहा है, जब छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंट्री फॉर्म करते हैं, उसको कमिंग टुगेदर बोलते हैं। छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंट्री फॉर्म करते हैं। ऐसा यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया की केस में हुआ है। व्हेन ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भैया उन पर कोई अटैक ना कर दे, कोई उनकी पावर को छीन ना ले। सो देखो, व्हेन कहाँ लिखा है यार, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट इन कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट बाय पूलिंग यानी शेयरिंग सोवरेनिटी, रिमेनिंग देयर रिटेनिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को और अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, सोवरेनिटी, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर नेशन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बने हैं। ठीक है, इसमें जनरली सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। इसके अलावा होता है, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, इसमें एक बड़ा कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स को अपने साथ होल्ड करके रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। इन दिस कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारा इंडिया में है। और इसमें जनरली जो फेडरेशंस होते हैं, यानी जो स्टेट्स होते हैं, उनके पास अनइक्वल पावर्स होती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती है ना, जैसे आसाम को हमने दे रखी है। ठीक है, ये होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया में फेडरेशन का सिस्टम डिवीजन कैसे करा हुआ है? इंडिया में ना बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना परफेक्ट डिवीजन कर रखा है, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक परफेक्ट क्या कह सकते हैं, डिवीजन करा हुआ है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत की चांस ही नहीं है। तो इसमें क्या, फेडरल सिस्टम में क्या डिवीजन क्या है? एक होता है लिस्ट बना दी है। जैसे मान लो मम्मी पापा होता है ना, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो कि कौन कौन सा काम करेगा, तो उन लोगों ने एक लिस्ट बना ली कि कौन कौन से काम होंगे मम्मी जो करेंगी और कौन कौन से काम होंगे जो पापा करेंगे। तो दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वैसे ही आपके ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पूरी ना लिस्ट बना दी है इन लोगों ने। ठीक है, तो क्या लिस्ट बनाई है देखो, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स होंगी उसकी लिस्ट, उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। फिर होती है स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होंगी उसकी जो लिस्ट होती है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ऐसी कुछ मैटर्स हो सकते हैं जिसमें यार दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी चाहिए, दोनों गवर्नमेंट का डिसीजन चाहिए, तो उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में देखो ऐसे लॉज होते हैं जिसमें दीज इंक्लूड सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दीज इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये वो वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ना यूनिफॉर्म लॉज चाहिए, पूरे देश में एक जैसे कानून। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि भैया तमिलनाडु की करेंसी अलग हो, महाराष्ट्र की करेंसी अलग हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पूरे जगह देश में एक जैसे लॉज चाहिए, तो इसको यूनियन लिस्ट में कहते हैं। उसमें सारे जो डिसीजन होती हैं उसमें यूनियन सरकार, गवर्नमेंट अलोन मेक्स लॉज। इसके अलावा होता है स्टेट लिस्ट। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे कि भैया हाउ डज इंडिया बिकम्स अ फेडरल कंट्री, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये समझने वाली बात है।
अब आप बोलोगे कि सर आप पढ़ा तो दे रहे हो, इसमें बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट लिस्ट कैसे होती है? स्टेट लिस्ट यानी ऐसे टॉपिक्स जिसमें स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस के हो, जैसे पुलिस, ट्रेड। आपने उत्तराखंड पुलिस समझा सुना होगा, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, है ना? कभी सुना है यूपी आर्मी, स्टेट ये उत्तराखंड आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी? इंडियन आर्मी होता है ना, क्योंकि पूरे देश की आर्मी है। वैसे ही पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये अलग अलग सिस्टम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसमें दोनों सरकार की कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें ना दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे हैं। इसकी एक रेजिडुअरी लिस्ट या रेजिडुअरी सब्जेक्ट लिस्ट भी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर दी जाती हैं। मतलब यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के अलावा एक रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स भी का भी एक प्रोविजन होता है, जिसमें कोई ऐसे टॉपिक हो गया जो ना समय के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ, मॉडर्निटी के साथ साथ बदलाव आ रहा है, तो उसमें चेंज आ सकता है, तो वो कौन करेगा? तो वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट की लिस्ट जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाती है। जैसे कि इसमें कंप्यूटर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो चीज़ थी, ये रेजिडुअरी लिस्ट में आता है। अभी तक का इसको कोई असाइन नहीं करा है, स्टेट में दिया जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाए, तो ये आईटी अभी भी यूनियन गवर्नमेंट ही ध्यान देती है, तो ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में आता है। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि होल्डिंग टुगेदर में सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी जाती। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? देखो, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर देते हैं, कुछ स्टेट्स को कम पावर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करने को आ जाता है। तो इसमें क्यों भाई? कुछ स्टेट हैं, सम स्टेट्स लाइक आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371। इनकी ऐसी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पर सोशल कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ पर इनको स्पेशल पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 पूछ सकता है कि आर्टिकल 371 कौन कौन से स्टेट्स को स्पेशल पावर देता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, याद रखना, ठीक है। दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ये जनरली इसलिए दिया गया ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनका कल्चर और ज़मीन खराब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। सिमिलरली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको पावर कम दी गई। अब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको किसी को ज़्यादा पावर दे रहे हो, किसी को कम पावर दे रहे हो? हाँ, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कम पावर दी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो एरिया है वो इतना स्मॉल है, ना तो वो सिटी की कैटेगरी में आ सकते हैं, ना ही वो इतना बड़े भी नहीं कि इसको स्टेट बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरी हमने उनके लिए एक नया क्रिएशन कर दिया, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, इनको यूनियन टेरिटरीज़ की कैपेसिटी में डाला है। तो इनको पूरी पावर्स इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनकी कुछ पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। इनको स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू इनको रन किया जाता है, ठीक है। सो द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 मार्क का क्वेश्चन। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। इसको दिस हैज टू बी पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए विद 2/3 मेजॉरिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जुडिशरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, जुडिशरी का भी हमारे देश में, क्योंकि जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पर सिस्टम है वो तो खैर इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी राइट नाउ। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। एक तो पहले तो हमने वो देखा कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री कह क्यों रहे हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स है। किसके बेसिस पर? कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन करता है पावर को ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब प्रैक्टिस कैसे हो रहा है फेडरलिज्म? इसके ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट, सिंपल पॉइंट कि हमने ना स्टेट्स को बांटा है किसके बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर। कोई भी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। दूसरा आपका ये क्या बताया था मैंने, लैंग्वेज पॉलिसी, ये लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया। एक हो गया लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशंस। क्या है भाई? देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक स्टेट। हमने इंडिया में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी
कि 1947 में जो डिवीज़न हुआ स्टेट्स का, वो डिवीज़न हुआ था 1947 में नहीं हुआ, बेसिकली 19 चेंज करी गई डिवीज़न एक्चुअली, बाद में मेजर डिवीज़न हुआ। तो 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज टू इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट। ये ऐसा हुआ। बाद में कुछ स्टेट जोग्राफी और एथनिसिटी के बेसिस पे भी डेवलप हुए, जैसे चेंज बनाए गए नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड की, जैसे उत्तर प्रदेश और से उत्तराखंड बना। तो आप कह सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश एक प्लेन एरिया था, वहाँ की जोग्राफ़ी, वहाँ के लोगों का कल्चर अलग था, जबकि उत्तराखंड के लोगों का कल्चर अलग था, जोग्राफ़ी अलग थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर जब ऐसे डिवीज़न होने लगे ना, पहले लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न होने लगे, तो काफ़ी सारे स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड उठाई कि हमारे को भी अलग किया जाए। सो व्हेन द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रेज्ड, कई लोग को ये डर था कि भाई कहीं इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, देश अलग थलग ना हो जाए लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, लेकिन इस पर काम किया हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ने। जैसे श्रीलंका का याद है एग्जाम्पल, श्रीलंका में सिन्हाला लोगों ने क्या करा, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर देना। तो देखो हमारे देश में क्या था कि हमने कोई भी, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट प्रॉब्लम ये थी हिंदी वॉज मदर टंग ऑफ ओनली 40% पीपल, बाकियों का क्या। तो इसीलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो दिया गया, मदर टंग का भाषा का दर्जा तो दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज की एक लिस्ट बनाई गई, 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज की एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें हिंदी के अलावा बाकी की 20 और भी भाषा थी जो जो मतलब हमारा देश रिकॉग्नाइज करता था। समझ रहे हो? सो दिस वाज द थिंग। तो इसमें अगर आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है, स्पेशली IAS वगैरह का एग्ज़ाम देना है, तो आप उनमें से किस हिंदी के अलावा जो भी 21 अदर भाषा हैं उनमें आप दे सकते हो। कोई स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो वो हिंदी के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज में, वो ये 21 अदर सब्जेक्ट्स को में से चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई इंडिया में, वरना श्रीलंका जैसा कोहराम इधर मच जाता। तो दूसरा ये था कि यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज टू बी फॉर ऑफिशियल पर्पज़, यानी ऑफिस के लिए 1965 में स्टॉप होना था। लेकिन कई नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट थे इंडिया में, उन लोगों ने डिमांड करा कि भैया ऐसा ना करो, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश का आज तक का यूज़ स्टॉप नहीं हुआ इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो देखो क्या हुआ ना, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस हमेशा से थोड़े से स्ट्रिंजेंट रहते थे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती थी कि स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कभी सेंट्रल में पार्टिसिपेट कर नहीं पाती थी, क्योंकि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो जनरली बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, और उनका काम होता था कि भैया किस तरीके से वो क्या करें, स्टेट में अपना वो डोमिनेंस बढ़ाएं। तो हमेशा से ये बड़े ही वो रहे, बेसिकली क्या बोलते हैं, हारमोनियस रिलेशंस नहीं रहे। लेकिन ये 1990s के बाद से ये सिस्टम चेंज हुआ, इसमें भी बदलाव आया। ये चीज़ सुधरी 1990 के बाद, जब से कोalition गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? कोalition गवर्नमेंट होती है जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टनरशिप करती हैं टू फॉर्म अ अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस, कि भैया हम लड़ाई करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे मिलकर, साथ मिलकर, और हम दोनों अभी कुछ टाइम के लिए पार्टनरशिप में रन करेंगे गवर्नमेंट के तरीके से। ठीक है, सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इन अलायंस विद मेनी पार्टीज विथ रीजनल पार्टीज। अब जैसे शिवसेना एक महाराष्ट्र की पार्टी है, लोकल पार्टी है, वो कई बार बीजेपी के साथ अलायंस में आ चुकी है। तो BSP, SP, यूपी की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये भी कई बार अलायंस में बना चुकी हैं। तो इनसे उनको भी मौका मिला ना नेशनल लेवल में की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, अब ये दो फोटोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये इंदिरा गांधी जैसा फिगर है, और ये बाकी केरला, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, और ये क्या है, हरियाणा। देखो स्पेशल पावर्स टू द स्टेट, पावर्स बट रही है, और ये मांगने आ गए, एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी है। पेरिल्स ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, ये 1995 का या 1999 का फिगर है। इसमें क्या था, आई थिंक लिखा हुआ है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी, और वो सरकार सिर्फ मात्र 14 दिन में गिर गई, PM थे वाजपेयी जी, और ये चल नहीं पाई सरकार, ज़्यादा दिन गिर गई। तो उसके बाद वापस से इलेक्शंस हुए, और इनको मेजर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोalition बनाना पड़ा। अब कोalition गवर्नमेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि भैया कोई भी एक इंसान नाराज़ हो गया ना, तो पूरी वो हाथ खींच लेगा,
साथ खींच लेगा तो मेजॉरिटी में कमी आ जाएगी, और मेजॉरिटी में कमी आ जाएगी तो आप सरकार से गिर जाओगे। तो ये इसलिए ये ममता बनर्जी की सरकार है, ये तुम्हारे वो क्या AIDMK की वो जयललिता जी की सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, और ये भी साउथ की ही है, कोई नाम याद नहीं आ रहा। तो बाकी ये देखो, ये बॉम्ब है और ये कोalition गवर्नमेंट की चिंगारियाँ गिर रही हैं। तो ये डर है कि भैया अगर कोई भी बॉम्ब फूट गया तो वाजपेयी जी की कुर्सी हट जाएगी। सो देख रहे हो, तो दिस वॉज द थिंग। सो ये था कोalition गवर्नमेंट का सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तो देखो, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज असामीज़, बंगालीज़, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तो किस भाषा के कितने स्पीकर्स, परसेंट स्पीकर्स हैं। संस्कृत के तो कोई भी नहीं है, उर्दू है ना, सबके बहुत कम है, बट स्टिल हमने उसको, जबकि मेजॉरिटी में हिंदी स्पीकर्स हैं, बट फिर भी हमने उसको एक रिस्पेक्ट दिया है बाकी भाषाओं को। तो ये हमारे देश की एक बहुत अच्छी लैंग्वेज पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हमारे देश में डेमोक्रेसी बनी हुई है। इसके अलावा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप जानते हो ना, डिवीजन ऑफ पावर। एक तरीके से जब सेंट्रलाइज्ड वे में पावर्स का शेयरिंग हो जाता है टू अदर एस्पेक्ट्स। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा कहानी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। बट ये समझो कि यहाँ से एक जगह से पढ़, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, मेनी अदर ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. There is thus a need for power sharing within these states. So federal power sharing in India needs to another tier of government below the that of state government. तो इतने बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश रशिया के से भी बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म्स में, महाराष्ट्र जर्मनी से भी बड़ा है. तो इसीलिए वहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना देने से काम नहीं चलेगा, आपको लोकल लेवल पर भी, छोटे छोटे लेवल पर भी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी. इसीलिए ये पावर शेयरिंग करना ज़रूरी था और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी था. अब इस डिसेंट्रलाइजेशन को करने के लिए जब बेसिक आइडिया इज़ व्हाट कि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव सम पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इसका बेसिक आइडिया, इसके पीछे रीज़न क्या था, सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, अपनी पावर्स किसी लोकल गवर्नमेंट को क्यों दे रही थी. इसका मेजर रीज़न ये था, क्वेश्चन यही आ सकता ना, व्हाट वाई वॉज देयर अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स. कहाँ गया. So the basic idea behind a large number of problems and issues which are best settled at local level. कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्टेट सरकार नहीं सुलझा सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुलझा सकती, लेकिन लोकल गवर्नमेंट लेवल पर कुछ इश्यूज होते हैं ना छोटे मोटे, जो लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो सकते हैं, वो ज़रूरी है. दूसरा, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़. अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि नेता तो है वहाँ का, तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बन गए गुजरात के, अब उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम है वो सुलझा देंगे, ऐसा नहीं होता. कुछ प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं और लोकल पीपल को ज़्यादा आइडिया होता है अपनी प्रॉब्लम्स का. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स ऑन एफिशिएंटली. तो लोकल लेवल के लोगों को लोकल आइडिया होता है, उनको अच्छे से पता होता है कि कहाँ पर पैसा खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है. Besides, at local level, it is possible for people to directly participate in decision making. लोकल लेवल पर को गवर्नमेंट शेयरिंग में ये भी होता है कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना. और इससे पूरा डेमोक्रेसी को एक सेल्फ गवर्नेंस का एक वो मिलता है. तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ तरीके अपनाए गए थे, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है. क्या थे. पहले क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट को ना इतना सीरियसली लिया नहीं जाता था. तो वहाँ पर भी इलेक्शन सरकार कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी 5 साल में हो गए, कभी 20-20 साल तक नहीं हो रहे. तो लेकिन उसके बाद 1992 के बाद कुछ एक कमेटी बनी और उसमें चेंजेस करे गए सरकार के द्वारा लॉज में. तो जिसमें क्या करा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि अब तो भाई मैंडेटरी है टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन. हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में. दूसरा, ये मैंने शॉर्ट भी बना रखा है इस पर, पता है. दूसरा, ये SC ST OBCs के लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा, सीट्स रिजर्व रहेंगी लोकल गवर्नमेंट में. विमेंस के लिए 1/3 सीट, सबसे पहले विमेन को रिजर्वेशन इलेक्शन में इधर ही दिया गया. विमेंस के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व रहेंगी. इसके अलावा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है. इलेक्शन कमीशन का काम होता है सुपरविजन का और इलेक्शंस को प्रॉपरली फेयर तरीके से करवाने का. तो हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, हर स्टेट का अलग अलग, ताकि पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शंस फेयरली और अच्छे तरीके से हो सकें. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की वॉज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू. थोड़ा पैसा और थोड़ी पावर
स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगी इन लोकल गवर्नमेंट के साथ, पंचायत और म्यूनसिपल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब ये तो पता ही है, बचपन से पढ़ता है। और रूरल लोकल गवर्नमेंट की, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायत राज बोलते हैं, और जो शहरों में जो होती है उसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद, सॉरी क्या बोलते हैं, ज़िला परिषद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर गांव में क्या होता है, ग्राम सभा होती है, और 2-4 ग्राम, ये देखो ना, ये पूरा ये सिस्टम है। तो देखो, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम हैज़ अ ग्राम पंचायत। तो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस की में एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। इसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, और ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। कुछ पंच होते हैं, कुछ सरपंच होते हैं। वार्ड मेंबर्स को पंच कहा जाता है गांव में, और प्रेसिडेंट को सरपंच कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होती है कि द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, और हर 2 या 3 बार साल में ये ग्राम पंचायत मिलती है, मीटिंग करती है और डेवलपमेंटल वर्क को देखती है। अच्छा, अब जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, म्यूनिसिपल एरियाज जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर ये ग्राम पंचायत का सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर ना ये होता है, देखो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ये बार ये ट्रायंगल बनाया, मिटा दिया मैंने ना, 1 सेकेंड रुको, ये अरे गड़बड़ बन गया, रुको हाँ बच्चों। अरे काम क्यों नहीं कर रहा पेन? ग्राम पंचायत, अच्छा ये लोअर लेवल पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती है ऊपर लेवल पर। उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत होती है, यानी हर ब्लॉक में एक ब्लॉक समिति जिसको बोलते हैं हम, या पंचायत समिति भी बोलते हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़िला परिषद होती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ज़िला परिषद में एमएलए और एमपी लोग भी उसके मेंबर होते हैं। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका जो हेड होता है उसको इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। बेसिकली जो बड़ा पॉलिटिकल हेड होता है जो म्यूनसिपैलिटी का, ठीक है, उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। और म्यूनसिपल, ये याद रखना, जो मैंने बताया ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। और आपका पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, ज़िला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नाम भी है ज़िला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म, आगे आप लोग पढ़ लेना, दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूँगा।